बडीज वेलकम टू द CSS क्लब। आई एम योर होस्ट अली। आज इस वीडियो में हम यूएस की पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट को डिस्कस करेंगे जो उसने चाइना के अगेंस्ट बनाई है। हम देखेंगे कि वो पॉलिसी क्या है, उसका पर्पस क्या है और किन तरीकों से यूएस चाइना की कंटेनमेंट कर रहा है या इन फ्यूचर करेगा। इस पर एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। अगर आप IR के स्टूडेंट हैं या CSS एस्पिरेंट है या आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और आप ये जानना चाहते हैं कि करंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो आपको यूएस की पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट का पता होना ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कशन में लाएंगे। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी एक बेस डेवलप हो जाए, आपको समझ आ जाए कि ये पॉलिसी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो गई। एक तरफ USSR था, एक तरफ USA था। USSR कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था और USA कैपिटलिज्म को। दोनों कंट्रीज ये चाहती थी कि उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, उनका जो बनाया हुआ इकोनॉमिक सिस्टम है वो दुनिया पे राइज करे। इसलिए उन्होंने डिफरेंट अलायंसेस बनाए, डिफरेंट प्रॉक्सीज यूज़ की ताकि एक दूसरे की आइडियोलॉजी को सप्रेस कर सकें, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकें। ये जो टसल थी इसको कोल्ड वार का नेम दिया गया। कोल्ड वार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, इसलिए इसको कोल्ड वार कहा जाता है। इस कोल्ड वार का इख्तिताम USSR की डिसइंटीग्रेशन के साथ हुआ। तब USA जो था वो सोल हेजमोन बनकर सामने आया और उसने दुनिया को अपना एक कैपिटलिस्ट सिस्टम दिया, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम या जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो दिया। अब US की हेजमनी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा था। दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो गई थी। लेकिन रिसेंटली चाइना का जो बढ़ता हुआ राइज है, चाइना की जो बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना की जो बढ़ती हुई मिलिट्री एक्सपेंशन है, चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और चाइना के जो बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक टाइज हैं, उसने US के लिए एक अलार्मिंग बेल बजा दी है कि चाइना ही वो वाहिद कंट्री है जो इन फ्यूचर उसकी हेजमनी को चैलेंज कर सकती है और उसका जो बनाया हुआ सिस्टम है, उसका जो स्टेटस है, उसको रिप्लेस कर सकती है। इसीलिए US ने ये पॉलिसी डिवाइस की है ताकि जो चाइना का बढ़ता हुआ राइज है उसको बर वक्त कंटेन किया जा सके। इसको आगे चल के डिस्कशन में लाते हैं। उससे पहले आपको याद होगा कि 2011 में क्लिंटन ने कहा था कि जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स होगी वो एशिया में होगी, एशिया की सदी का आगाज़ होगा और US इसका सेंटर होगा। सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट दी रिसेंटली जो करंट US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी की पॉलिटिक्स इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि US और चाइना के रिलेशंस कैसे होंगे, उनकी नोयत क्या होगी इस पे। क्योंकि मेन फोकस एशिया है और क्योंकि चाइना यहाँ से राइज कर रहा है तो एशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। साउथ एशियन रीजन मोस्ट पॉपुलस रीजन है और इसकी वजह से इसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स में यहाँ पे करप्शन है, पॉवर्टी है, इंस्टेबिलिटी है, सेक्टेरियन वायलेंस है, अंडर डेवलपमेंट है और टेररिज्म है। और एक्सटर्नल चैलेंजेस में ये है कि जो बिग पावर्स हैं जैसे कि USA है, USSR जो कि अब रशिया है और चाइना है, ये रीजन के डिफरेंट अफेयर्स में इंटरफेयर करते रहते हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करते रहते हैं ताकि अपनी डोमिनेंस को कायम कर सकें। अब जो साइनो US सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं चाइना को लेके कंटेनमेंट के लिए, वो 3 पिलर्स हैं उसके मेन: ट्रेड, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स। इसके गिर्द वो अपनी पॉलिसी को तश्कील देते हैं ताकि चाइना की बर वक्त कंटेनमेंट की जाए। अब पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि पॉलिसी बेसिकली है क्या। इसको रीबैलेंसिंग या पिवट टू एशिया भी कहते हैं। बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन से पहले तक और बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन तक जो US की पॉलिसीज़ का मेन फोकस था वो मिडल ईस्ट था, क्योंकि वहाँ पे उनके इंटरेस्ट ज़्यादा थे और उनकी एनर्जी नीड मिडल ईस्ट से पूरी होती थी। इसीलिए जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसका मेन फोकस जो था वो मिडल ईस्ट था, एशिया को वो निगलेक्ट करते थे। लेकिन चाइना के बढ़ते हुए राइज को जब उन्होंने देखा तो बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने अपनी पॉलिसी मिडल ईस्ट से एशिया की तरफ लेके आए, जिसका मेजर पर्पस था चाइना की कंटेनमेंट। उसको उन्होंने पिवट टू एशिया या रीबैलेंसिंग का नेम दिया। अब चाइना को कंटेन करने के लिए वो 2 तरह की पावर्स यूज़ करते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड पावर्स में वो अपने अलायंसेस बेहतर करते हैं, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और सॉफ्ट पावर्स में वो अपने न्यू अलायंसेस बनाते हुए अपने जो ट्रेड नेटवर्क्स हैं, अपने डिप्लोमेटिक टाइज हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस को
कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना भी टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाते हुए उसकी भी ट्रू फ्रंट पॉलिसी रही है। वो भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने अलायंसेस को बेहतर कर रहा है और सॉफ्ट पावर में जो वो है अपने ट्रेड नेटवर्क्स को बढ़ा रहा है, अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ा रहा है। इसकी एक एग्जांपल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेते हैं जो कि एक कनेक्टिविटी है एशिया टू यूरोप, वो जो कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक जो है वो चाइना दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा और अल्टीमेटली उसके बाद जो है वो सुपर पावर इन ऑल फील्ड्स बन ही जाएगा। इसीलिए जो ये बढ़ता हुआ थ्रेट है चाइना की तरफ से, इसको कंटेन करने के लिए पॉलिसी डिवाइस की गई है ताकि चाइना को एनसर्कल किया जाए जहां पर चाइना जो है उसका राइज बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे कि वो कौन सी बैटल ग्राउंड्स हैं जहां पे चाइना को कंटेन किया जाएगा और यूएस कैसे कंटेन उसको कर रहा है। सबसे पहले इस तनाजुर में आप इंडो यूएस जो है इंडिया यूएस नेक्सस देखेंगे, क्योंकि साउथ एशियन रीजन में चाइना का जो बढ़ता हुआ राइज है उसको देखते हुए इसको एक यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलाई की ज़रूरत थी। तो वो स्ट्रेटेजिक अलाई इंडिया से बेहतर उसको कोई मिल नहीं सकता था। पाकिस्तान इसलिए नहीं था क्योंकि पाकिस्तान और चाइना आयरन ब्रदर हैं, तो उन्होंने इंडिया को चूज़ किया। अब उनकी पार्टनरशिप, आप इसका अंदाज़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अंदाज़ा इन 4 एग्रीमेंट से लगा सकते हैं जो कि एक किस्म की डिफेंस एग्रीमेंट है ताकि चाइना की कंटेनमेंट बर वक्त की जाए। जिसमें जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, लेमोआ है, कोमकासा और रिसेंटली उन्होंने पैका साइन किया है और क्वाड की मीटिंग भी हुई है। वो एक इंडो पैसिफिक में अपना अलायंस भी बना रहे हैं, उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। इन एग्रीमेंट्स का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, आर्म बेसिस प्रोवाइड करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, मिलिट्री एक्सरसाइज करना, एरोस्पेस और स्पाइंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है और टेक्नोलॉजी की शेयरिंग करना, ताकि जो इस रीजन में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है चाइना को उसको कंटेन किया जाए। और इंडिया इसमें क्यों आया, क्योंकि इंडिया की भी सिमिलर एम्बिशंस है, वो भी इस रीजन की जो है वो सुपर पावर बनना चाहता है, एक डोमिनेंट फोर्स बनना चाहता है। इसीलिए उन्होंने जो है यूएस का पार्टनरशिप उन्होंने ज्वाइन की है। अब जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है वही आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट चाइना आपको देखने को मिलेगी, सिमिलर ही है। अब जो नेक्स्ट बैटल ग्राउंड है जहाँ पे उन्होंने अनसर्कल करना है और जो जहाँ पे चाइना का राइज बढ़ रहा है वो साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना में सी में चाइना ये क्लेम करता है कि जहाँ तक 9 डैश लाइंस हैं वहाँ तक की जो टेरिटरी है वो चाइना की है, वहाँ पे चाइना की जो है वो हुक्मरानी है, ये जितना भी एरिया चाइना के अंडर आता है। इसी तनाजुर में इनके क्लैशेस चल रहे हैं स्पार्टले आइलैंड्स को लेके फिलिपाइंस के साथ और पार्सल आइलैंड्स को लेकर इनका वियतनाम के साथ इशू चल रहा है। चाइना इस एरिया में डोमिनेट करना चाहता है, वो अपनी नेवल बेसिस बना रहा है, जैसे कि उसने स्पार्टले आइलैंड्स पे अपनी नेवल बेसिस डेवलप की हैं, वो इस रीजन को डोमिनेट कर रहा है। और यूएस की ये स्ट्रेटजी रही है कि यहाँ पर जो है इसको काउंटर करना है, क्योंकि जो चाइना वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएस भी किसी न किसी तरीके से डोमिनेट रहा है इस इलाके में। इनका जो मेजर पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन पे कंट्रोल करना। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 700 बिलियन जो बैरल ऑयल मौजूद है और तकरीबन जो है 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है वो गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं। इसके अलावा मेरीन लाइफ है, तो ऑटोमेटिकली इस एरिया में जिसकी डोमिनेंस होगी अल्टीमेटली उसकी यहाँ पे हुक्मरानी होगी। तो यूएस की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि इस इलाके में जो है वो चाइना की कंटेनमेंट की जाए, अपने अलायंसेस को बेहतर किया जाए और अपनी हेजमनी को इस इलाके में कायम किया जाए। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट में चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में, स्पेशली थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और चाइना जो यहाँ पर जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है थ्रू BRI, और जो वो अपनी सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड कर रहा है कंट्रीज़ को, अरब ममालिक के साथ अपने टाइज बढ़ा रहा है। अभी तकरीबन 13 मिडल ईस्टर्न स्टेट्स के साथ उसके डिफरेंट एग्रीमेंट्स चल रहे हैं।
और जितने भी वार टोन कंट्रीज़ हैं जैसे कि सीरिया है, ईरान है, इराक है, वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो उसका इन्फ्लुएंस है वो इसमें बढ़ता जा रहा है, और जो मेन पर्पस उसका वही है कि जो उसकी एनर्जी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। और मिडल ईस्ट एक इजी रूट है उसके लिए जहाँ से वो आसानी से जो है अपनी एनर्जी नीड्स पूरी कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। तो अपनी एनर्जी नीड्स को पूरे करने के लिए मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से बेहतर कोई नहीं है जहाँ पे क्यों। और यहाँ पे यूएस इनको क्यों काउंटर करना चाहता है, क्योंकि यूएस की वर्ल्ड वार 2 के बाद मेन जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो मिडल ईस्ट में रही है, क्योंकि यूएस की जो नीड्स हैं, यूएस की जो चाहता है एडवांसमेंट चाहता है, वो यहीं से अरब कंट्रीज से फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पे कंटेन करने के लिए मिडल ईस्ट में चाइना के बढ़ते हुए राइज को उसने अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया रिसेंटली। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये इसराइल और यूए के दरमियान हुआ है सितंबर 15 2020 को, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोक करवाया था, जिसको डील ऑफ द सेंचुरी का वो नेम भी देते हैं। बाज़ाहिर ये आपको लगेगा कि ये एक पीस एग्रीमेंट है ताकि जो नॉर्म रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जाए इसराइल और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान, और मिडल ईस्ट रीजन में एक पीस आ सके। ठीक है, लेकिन जो इसके है वो मल्टीपर्पज है। मेन जो इसका पर्पज़ है वो यही है कि जो यूएस की पैक्स अमेरिकाना है, पैक्स अमेरिकाना जो यूएस का वर्ल्ड वार 2 के बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटस है उसको कायम रखा जाए मिडल ईस्ट में। उस स्टेटस को कायम रखा जाए, और जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है जो यूएस के इन्फ्लुएंस में, उसको काउंटर किया जाए। तो ये इनका मेन पर्पज़ है। और इसके साथ साथ ये भी इसका एक पर्पज़ था कि जो यूएस और यूएई में एक आर्म्स की डील होने वाली थी, ये उसमें जो है वो क्या कहते हैं वो बआसानी हो सके, जिसमें यूएस ने F-35 जेट्स प्रोवाइड करने थे और डिफरेंट आर्म्स प्रोवाइड करने थे। और यूएई भी ये चाहता था कि इसराइल इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे, इसलिए उसने अपने टाइज को इसराइल के साथ नॉर्मलाइज किए हैं। अब इसराइल और यूएस जो है वो मिलकर यूएई मिलकर क्या कर रहे हैं, वो एक स्पाई बेस भी बना रहे हैं यमनी आइलैंड में। उस आइलैंड का एग्जैक्ट नेम मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, स्कोट्रस शायद है। तो आप यमनी आइलैंड नेम याद रख सकते हैं। तो उनका जो मेन पर्पज़ वो यही है कि चाइना, ईरान और जो यूएस है, और चाइना, ईरान और जो पाकिस्तान है उस पर स्पाइंग की जाए, इसलिए वो एक यहाँ पर एक बेस बना रहे हैं। ठीक है, और ये इसका जो मेन पर्पज़ यही है कि चाइना, रशिया और ईरान को आइसोलेट करना, उनको काउंटर करना। और ये सेम ट्रू मैन डॉक्ट्राइन तर्ज की उनकी एक स्ट्रेटजी है। ट्रू मैन डॉक्ट्राइन जो ट्रू मैन प्रेसिडेंट थे उन्होंने दिया था। उन्होंने अपने जो नॉर्दर्न ट्रायल से उनको एज अ बफर जोन यूज़ किया था यूएसएसआर के अगेंस्ट, और ये बड़ा जो इफेक्टिव था। तो ये अब नेक्स्ट जो देखते हैं हम ड्यूएस और चाइना की ट्रेड वार को देखते हैं। ट्रेड वार बेसिकली कहते हैं जो एक दूसरे की जो गुड्स होती हैं उन पे जो ड्यूटीज़ और टैरिफ्स इम्पोज किए जाते हैं ताकि गुड्स की कीमत जो है उस कंट्री में महंगी हो जाए, दूसरी कंट्री की गुड्स की कीमत ज़्यादा हो जाए, और जो परचेजिंग पावर पैरिटी रहती है, यानी कि खरीदे जो कुव्वत खरीद होती है वो बढ़ जाती है और वो नहीं खरीद सकते। और जो अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट होती हैं उनकी कीमत ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाती है, और जो कंज्यूमर होता है वो उसको प्रायोरिटी देता है और परचेज करता है। अब यूएस और चाइना के दरमियान जो ट्रेड डेफिसिट है, टोटल ट्रेड पहले देख लेते हैं, वो तकरीबन 558 बिलियन है, जो कि बहुत बड़ी है। और इसमें ट्रेड डेफिसिट है वो 348 बिलियन राउंड अबाउट है। इतना बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट और गैप है। इसी को देखते हुए जो यूएस ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि वो इम्पोज करे, टैरिफ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। इसी आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने 2008 में बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ इम्पोज की, टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ्स, डबल टैरिफ्स आए, फिर ट्रिपल टैरिफ्स भी आपको देखने को मिले। तो इनके दरमियान ये जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसको एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ जनवरी 2020 में, लेकिन वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, उसकी कम हुए, लेकिन टैरिफ्स बहुत ज़्यादा उन्होंने एक दूसरे पे इम्पोज किए ताकि एक दूसरे की जो गुड्स हैं वो मुल्क में काफ़ी महंगी हो जाएं, और जो अपनी जो इंडिजिनस ट्रेड है उसको इंडिजिनस जो प्रोडक्ट्स हैं और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया जाए, ये कह लें आप। ठीक है, तो आप ये चार्ट देख सकते हैं कि जुलाई
18 में 34 बिलियन के टैरिफ्स लगाए, काउंटर टैरिफ्स भी सेम लगाए। अगस्त में भी 16 बिलियन के लगाए यूएस ने, तो चाइना ने भी काउंटर टैरिफ्स और 16 बिलियंस के उनके लगा दिए। सितंबर में उन्होंने 200 बिलियंस के लगाए 10% के हिसाब से, उन्होंने भी फिर जो है वो 10% के हिसाब से 60 बिलियंस के लगाए। तो ये आप चलती रही है उनकी एक ट्रेड वार। फिर ये 2020 में उनका एग्रीमेंट एक साइन हुआ है, लेकिन जो अभी टसल है वो अभी भी चल रही है। अब जो चाइना का बढ़ता हुआ राइज है, चाइना भी इसको काउंटर करने के डिफरेंट तरीके ढूंढ रहा है। उसका जो मेन प्रोजेक्ट है BRI, वो अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहा है। यूएस जो है वो उन कंट्रीज पे सैंक्शन इम्पोज कर रहा है जो उससे दूर जा रही हैं, और उन सैंक्शन इम्पोज करने से आप ये देखें कि चाइना को फ़ायदा हो रहा है। चाइना वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जैसे उसने ईरान पे सैंक्शंस लगाई तो यूएस ने उसके साथ 400 जो बिलियन है उसकी एक 25 ईयर के लिए उसने एक डील एग्रीमेंट साइन कर लिया। अपनी एनर्जी नीड वहाँ से पूरी कर रहा है, क्योंकि वहाँ से ऑटोमेटिकली उसको तेल सस्ता मिलेगा। इसी तरह उसने रशिया पे सैंक्शन इम्पोज की, तो वहाँ से वो गैस का एग्रीमेंट उन्होंने कर लिए। तो इसी तरह अब जो सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे जो खशोगी के मर्डर के लिहाज से वो सैंक्शन इम्पोज कर रहे हैं। उनके रिलेशंस वो इतने अच्छे नहीं है। अभी रिसेंट न्यूज़ आई है कि अब यूएस जो सऊदी अरेबिया, उसने 50 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया एनर्जी नीड्स को पूरी करने के लिए चाइना की। उनके इतना एक बड़ा एग्रीमेंट कर लिया। तो चाइना का ये जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है और चाइना का जो बढ़ता हुआ राइज है, तो ये शो कर रहा है कि चाइना इन फ्यूचर जो है वो टेक ओवर कर लेगा जो यूएस की हेजमनी है। और रिसेंटली जो अलास्का में मीटिंग हुई है कल 18 मार्च को शायद, तो अलास्का में मीटिंग हुई है, उसमें भी खुल के एक दूसरे की उन्होंने मुखालफत की है। चाइना ने भी एक बड़ी उसको लताड़ा है यूएस को कि आप जो कर रहे हैं, आप जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं और चाइना को आप कमज़ोर ना समझे, और जो उसका रवैया है अपनी पावर के थ्रू अपनी बात मनवाने का, तो वो उसको अब ना अपनाएं। अगर आप ये तमाम चीज़ों के डिस्कशन पढ़ना चाहते हैं, एक आर्टिकल है बड़ा मज़े का, एक रिसर्च पेपर है, उसमें ये डिटेल से डिस्कशन हुई है। यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट अगेंस्ट चाइना, ये रिसर्च पेपर है सिद्रा नशीन का। तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं अपने, अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं। नहीं तो ये वीडियो आपके लिए सफिशेंट है। अगर आप, ये हमारी ओवरऑल डिस्कशन थी, इस पे जो फर्दर अपडेट्स आएंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके साथ साथ अपना पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक भी दें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।